हेलो जहीन लोगो, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपनी वेक्टर फील्ड्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इंटीग्रेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। यानी इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर है या इंटीग्रेशन का जो ऑपरेशन है वो वेक्टर फील्ड्स के ऊपर किस तरह अप्लाई होता है। तो लास्ट टाइम हमने डेरिवेटिव्स देखे थे कि हम दो इनफैक्ट तीन तरीके के डेरिवेटिव्स ले सकते हैं वेक्टर फील्ड्स के ऊपर। हमारे पास थ्री डायमेंशंस में कौन कौन से डेरिवेटिव्स थे? हमारे पास डाइवर्जेंस था, कर्ल था और ग्रेडियंट था। खैर ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड्स का तो नहीं लेते हम, पर वेक्टर फंक्शंस का ले लेते हैं, स्केलर फंक्शंस का, जिनसे हमें वेक्टर फील्ड मिल जाती हैं। अब हम इंटीग्रल्स स्टडी करेंगे कि वेक्टर फील्ड्स के हम किस किस तरीके के इंटीग्रल्स ले सकते हैं और कौन कौन से इंटीग्रल्स होते हैं और उनसे हमें फ़ायदा क्या होता है और उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट अस स्टार्ट। तो इंटीग्रल्स हम हमेशा एलिमेंट्स पर लेते होते हैं कि देखें, जैसे हम जब हम आम कैलकुलस पढ़ते हैं, वन डायमेंशनल कैलकुलस पढ़ते हैं, तो हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट होता है इंटीग्रल का, वो बेसिक एलिमेंट क्या होता है, उसको हम डी एक्स कहते हैं। तो हम छोटे छोटे डी एक्स सेगमेंट्स के ऊपर इंटीग्रेट करते होते हैं अपने फंक्शंस को। और जब हम हायर लेवल पर जाते हैं, आई होप कि आप लोगों ने कैलकुलस 3 पढ़ा होगा, तो कैलकुलस 3 में हमारा जो एलिमेंट होता है वो स्मॉल एरिया एलिमेंट होता है, जिसके ऊपर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम तीन किस्म के एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे, जिनके ऊपर फिर हम अपनी वेक्टर फील्ड्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले हम चलते हैं एलिमेंट्स की तरफ। लेट्स डिफाइन द एलिमेंट्स ओवर विच वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट आवर वेक्टर फंक्शंस या वेक्टर फील्ड्स। तो पहला जो एलिमेंट है वो हमारे पास होता है लाइन एलिमेंट। तो लाइन एलिमेंट आखिर क्या है? लेट्स से कि अगर आप एक थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो ये आपका थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड है, ये आपका एक्स तो नहीं, इसको वाई एक्सिस कहते होते हैं बाय कन्वेंशन। तो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है आपके पास, और आगे पास जेड एक्सिस है। और आप इस के अंदर इस तरीके से एक पाथ डिफाइन करते हैं। तो इस पाथ के ऊपर आप चलते हैं, ये एक कर्व है जिसको आप फॉलो करते हैं। कि मैंने नीचे लाइंस बस इसकी थ्री डायमेंशंस को वाजे करने के लिए दिखाई हैं, और जो पाथ है वो ऊपर वाला ही है। तो ये मैंने एक कर्व बनाई है थ्री डायमेंशंस में। सो दिस इज अ थ्री डायमेंशनल कर्व। अब इस कर्व के ऊपर मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स डिफाइन कर सकता हूँ। ये देखें, इधर एक छोटा एलिमेंट, लेट मी डिफाइन इट इन अनदर कलर। तो ये मैं एक रेड कलर में इधर एक छोटा एलिमेंट डिफाइन कर सकता हूँ, इधर एक छोटा एलिमेंट डिफाइन कर सकता हूँ। और ये कर्व कैसे बनी है? इन्हीं छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करने से मेरे पास ये कर्व बनी है, जो रेड कलर के एलिमेंट्स हैं। तो इनमें से जो एक छोटा एलिमेंट है उसको मैं कह देता हूँ डी एल, जो एक छोटा वेक्टर है। तो एक छोटा वेक्टर डी एल जो मेरे पास है, इसको हम लेंथ एलिमेंट कहते हैं। सो दिस इज आवर लेंथ एलिमेंट। ठीक है। तो अब लेंथ एलिमेंट होता क्या है? लेंथ एलिमेंट को अगर मैं एक्सपैंड करूं, तो लेंथ एलिमेंट एक बहुत छोटा सा वेक्टर होता है, जो कि लेट्स से अगर हम कहें कि लेंथ एलिमेंट हमारा बहुत छोटा सा वेक्टर है, तो वो किस चीज से मिलकर बना होगा हमारा लेंथ एलिमेंट? तो हम अपने लेंथ एलिमेंट को इस तरह लिख सकते हैं कि इन जनरल जो हमारा लेंथ एलिमेंट एक छोटा सा वेक्टर होगा, वो होगा डी एक्स एक्स हैट प्लस डी वाई वाई हैट प्लस डी जी जी हैट। यानी छोटा सा, थोड़ा सा उसका हिस्सा एक्स एक्सिस में होगा, थोड़ा सा उसका हिस्सा वाई एक्सिस में होगा, थोड़ा सा उसका हिस्सा जेड जेड एक्सिस में होगा। और हमारे पास जो एक कर्व होती है, वो छोटे 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 लेंथ एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। तो इसके ऊपर हम इस तरह से देख सकते हैं कि इसका एक थोड़ा सा हिस्सा इसका इस तरीके से डी एक्स होगा, इसका थोड़ा सा हिस्सा y डायरेक्शन में होगा, वो डी वाई होगा, इसका थोड़ा सा हिस्सा z एक्सिस में होगा, वो डी जेड होगा। तो हमारे पास ये टोटल जो फिर ये लेंथ एलिमेंट है, ये इससे मिलकर बना होगा। तो इस तरीके से हमारे सारे लेंथ एलिमेंट ही इन जनरल इस तरीके से एक्सपैंड किए जा सकते हैं। जैसे सारे वेक्टर्स को इस तरीके से, पोजीशन वेक्टर को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो अगर, उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं एक्स एक्स हैट प्लस वाई वाई हैट प्लस जेड जेड हैट, और एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो आप इसी का भी अगर छोटा एलिमेंट ले लें, तो ये वही हमारा लेंथ एलिमेंट बन जाता है। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर परफॉर्म कर दूं, तो ये डी वाई वाई हैट प्लस डी जी
जी हैट बन जाता है। तो एक कर्व जो होती है 3 डायमेंशंस में, वो छोटे 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 लेंथ एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है, जो कि वेक्टर्स होते हैं। और उन वेक्टर्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि वो होते हैं डी एक्स एक्स हैट, डी वाई वाई हैट, डी जी जी हैट। तो ये होता है लेंथ एलिमेंट। अब हमारे पास एक और एलिमेंट होता है जिसको हम एरिया एलिमेंट कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने एरिया एलिमेंट की तरफ। एरिया एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं। लेट्स से अगेन आप एक 3 डायमेंशंस में हैं और आपके पास एक पूरा एक सरफेस है। लेट्स से आप इस सरफेस पर भी ऐसे कर सकते हैं, आप छोटे 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 टुकड़े बना सकते हैं और हर टुकड़े के ऊपर आपके पास एक एरिया होगा हर टुकड़े का, और हर एक छोटे टुकड़े का एक आपके पास एरिया होगा। लेट्स से कि मैं एक रैंडम छोटा टुकड़ा चूज करता हूँ इस सरफेस का, उसको मैं कह देता हूँ डी ए। वो इस सरफेस का एरिया है। पर मैं एरिया नहीं चाहता, सिर्फ मैं इस एरिया को एक वेक्टर बनाना चाहता हूँ। तो इसके परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा ना एन, वो भी मैं चूज कर लेता हूँ। तो इसके परपेंडिकुलर मैं नीचे की तरफ चूज करूँ या ऊपर की तरफ चूज करूँ, ये कन्वेंशन होती है। तो इस केस में मैं ऊपर की तरफ चूज कर रहा हूँ। तो इधर भी हमारे पास एन हैट होगा, कोई ये मुख्तलिफ होंगे, और इधर भी मेरे पास कोई आउटवर्ड जो एलिमेंट होगा वो एन हैट होगा। तो अब मैं अपना एक एरिया वेक्टर बना सकता हूँ, कि यानी एक स्मॉल एरिया वेक्टर जो होता है मेरे पास, वो होता है डी ए, और उसके साथ हम एक टैग ऑन कर देते हैं स्मॉल यूनिट वेक्टर, जो कि उससे क्या होता है, हमारी वेक्टर की लेंथ चेंज नहीं होती, साइज चेंज नहीं होता हमारे वेक्टर का। वो जो साइज होता है वो क्या होता है, वो वही एरिया होता है जो स्मॉल एलिमेंट का होता है। पर इससे हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है कि हम एरिया एलिमेंट्स को वेक्टर्स की शक्ल में लिखें, ना कि स्केलर्स की शक्ल में लिखें। और ये यूजफुल क्यों होता है ये आप फिजिक्स में भी देखेंगे, और जिन्होंने फ्लक्स के बारे में पढ़ा हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जिस तरह डिफाइन किया जाता है, तो उनको पता ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया एलिमेंट होता है। अब जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, इसमें 3 एरिया एलिमेंट्स बहुत बार आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनका मैं जिक्र कर दूं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए इंपॉर्टेंट एरिया एलिमेंट्स, तो ये 3 एरिया एलिमेंट्स बार 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 आते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। लेट्स से हमारे पास ये एक हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो मैं इस तरीके से बना देता हूँ। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक क्यूब बनाता हूँ, पर मैं उस क्यूब के सिर्फ 3 साइड्स बनाऊंगा। ये एक साइड मैंने रेड में बना दी। अब मैं क्या करता हूँ, एक और साइड लेता हूँ और ये साइड में ग्रीन में बना देता हूँ, और तीसरी साइड में येलो में बना देता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक येलो में। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखें, इस क्यूब के ऊपर अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट लूं, तो पहले अगर मैं ये वाली येलो साइड के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट लूं, तो इसकी एक जो स्मॉल साइड होगी वो किससे बनी होगी, वो होगी डी जी। ठीक है। और इसकी एक स्मॉल साइड कितनी चेंज हो रही है, वाई डायरेक्शन में चेंज हो रही है, वो होगी डी वाई। और इसके परपेंडिकुलर एलिमेंट कौन सा होगा, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, वो एक्स हैट होगा। यानी आई यूनिट वेक्टर ही इसके परपेंडिकुलर वाला वेक्टर होगा। तो हमारे पास जब, और इसमें x कांस्टेंट होगा, देखें इसमें इस एरिया एलिमेंट में हम x में मूव नहीं करते, x कांस्टेंट है और x के ही ये परपेंडिकुलर है। तो इस एरिया एलिमेंट को हम इस तरह लिखते हैं कि इसको हम लिखते हैं डी ए एक्स, और डी ए एक्स किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डी जी डी वाई टाइम्स एक्स हैट। तो ये इसमें हमारा एक्स हैट जो है ये एन हैट का काम कर रहा है, और डी जी टाइम्स डी वाई इसका एरिया है, इस एरिया एलिमेंट का। इनफैक्ट इसको मुझे येलो कलर में लिखना चाहिए ताकि हमारे लिए इजी हो। तो डी ए एक्स जो है वो है डी जी डी वाई और एक्स हैट। अब हमारे पास अपना अपना रेड वाला अगर एलिमेंट देखें, तो रेड वाले इस पर भी मैं इसी तरह एक स्मॉल एरिया लूं, तो उसमें भी मैं देख सकता हूँ कि इसमें हमारे पास एक साइड पर डी एक्स है और एक साइड पर हमारे पास डी वाई है। यानी हमारे पास जो चेंजेस आ रही हैं वो एक्स में आ रही हैं और वाई में आ रही हैं, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है,
z एक्सिस है तो z हैट हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा, यानी ये जो स्मॉल एरिया है इसके अंदर हमारे पास z कांस्टेंट है, तो सबस्क्रिप्ट में मैं वो चीज लिखता हूँ जो कांस्टेंट होती है, ये हमारे पास डी ए z आ जाएगा, और साथ हमारे पास आएगा डी एक्स डी वाई, और हमारे पास इधर आएगा z हैट। ये आमतौर पर आप लोग इस वाले एरिया एलिमेंट से वो होते हैं, यूज टू होते हैं, जब आप कैलकुलस 3 पढ़ते हैं उसमें हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो डी एक्स डी वाई की सूरत में होता है। पर ये हम अब मजीद जनरलिटी में जा रहे हैं और वेक्टर एरिया एलिमेंट्स बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम ग्रीन वाले सरफेस पर देखें, एक ग्रीन वाले क्यूब के सरफेस पर देखें, तो अब यहाँ हमारे पास जो y एक्सिस है, y यूनिट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, और इसको जो छोटे छोटे एरियाज बना रहे हैं वो कौन से हैं, वो हमारे पास dx है और dz है। तो इसका जो एरिया है वो dz टाइम्स dx है, और इसमें जो यूनिट वेक्टर है वो y हैट है। तो हमारे पास एक और एरिया एलिमेंट आ गया डी ए वाई, वाई सबस्क्रिप्ट शो करती है कि वाई कांस्टेंट है, और ये बना किससे हुआ है, डी जेड डी एक्स टाइम्स वाई हैट हमारे पास यहाँ पर यूनिट वेक्टर का काम कर रहा है। तो ये हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट एरिया एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह हम वॉल्यूम एलिमेंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आए चले, हमने लाइन एलिमेंट्स डिफाइन कर ली हैं, एरिया एलिमेंट्स डिफाइन कर लिए हैं, और मैंने एरिया एलिमेंट्स की ये एग्जांपल भी दे दी हैं। ये तीन एग्जांपल्स हैं एरिया एलिमेंट्स की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, अहम एरिया एलिमेंट्स हैं ये। इनके ऊपर मुझे वेक्टर साइन भी डालना चाहिए था, I'm सॉरी मैंने इनके ऊपर वेक्टर साइन नहीं डाला, ये सब वेक्टर्स हैं। तो डी ए भी, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, ठीक है, तो इनके ऊपर वेक्टर साइन भी आता है। अब लेट्स गो टूवर्ड्स वॉल्यूम एलिमेंट्स। तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट ये होता है कि लेट्स से आपके पास अगर 3 डायमेंशंस हैं और उसमें आपके पास एक वॉल्यूम पड़ा हुआ है। अब ये एक वॉल्यूम है, इसको यूं ना समझना कि ये एक सरफेस है, ये सरफेस नहीं बनाया, ये मैंने वॉल्यूम बनाया है। तो इसके अंदर अगर मैं एक छोटा सा क्यूब ले लूं जिसका वॉल्यूम मैं कहूँ डी टॉ के बराबर है, और इस छोटे से क्यूब का कितना होगा, इसकी फर्ज करें जो एक्स एक्सिस वाली साइड है वो डी एक्स के बराबर है, वाई एक्सिस वाली साइड डी वाई के बराबर है, और जेड एक्सिस वाली साइड डी जेड के बराबर है। तो ये छोटा सा क्यूब इस तरीके से डिफाइंड होता है, इसको हम डी टॉ कहते हैं। और हमारे पास डी टॉ होता है, ये एक स्केलर होता है। अभी तक हमने लाइन एलिमेंट भी देखा, वो भी वेक्टर था, और हमारे पास जो एरिया एलिमेंट था वो भी वेक्टर था, पर ये जो डी टॉ है ये हमेशा स्केलर की फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से, और अगर मैं इन सब डी टॉ को ऐड करूं तो हमारे पास ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो कोई भी हमारे पास वॉल्यूम हो इन जनरल, उसका एक छोटा सा एलिमेंट अगर हम लें जो कि डी एक्स डी वाई डी जेड के बराबर होगा, तो उसको हम लोग डी टॉ कहते होते हैं, और डी टॉ हमारा वॉल्यूम एलिमेंट होता है हमेशा। अब इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज नोटिस करें कि जो हमारा लेंथ एलिमेंट था वो था डी एल, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स एक्स हैट प्लस डी वाई वाई हैट प्लस डी जेड जेड हैट। और हमारे पास एरिया एलिमेंट्स तीन आए थे जो कि इम्पोर्टेंट थे हमारे पास। वो हमारे पास क्या थे, अगर मैं एक्स एक्सिस को कांस्टेंट रखूं, अगर मेरे पास एक्स कांस्टेंट हो तो वो होता है डी वाई डी जी एक्स हैट। अगर मैं वाई एक्सिस को कांस्टेंट रखूं तो एरिया एलिमेंट होता है हमारे पास डी डी एक्स डी जी वाई हैट। और अगर मैं जेड एक्सिस को कांस्टेंट रखूं, जेड कांस्टेंट हो मेरे पास, तो मेरे पास होता है डी एक्स डी वाई और जेड हैट। और जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है डी टॉ, वो हमारे पास होता है डी एक्स डी वाई डी जी। अब मैं थोड़ा सा नोटेशन में चेंज लाता हूँ, और ये मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बाद में काम आएगा, पर अगर मैं एक थोड़ा सा नोटेशनल चेंज लाऊं अब यहाँ पर, और मैं डी एक्स वन को कह दूं डी एल वन, और डी एक्स टू को कह दूं डी एल टू, और डी एक्स थ्री को कह दूं डी एल थ्री, तो इससे मेरे पास क्या चेंज आएगा, मेरा वॉल्यूम एलिमेंट, मेरा जो लेंथ एलिमेंट होगा उसको मैं इस तरह फिर लिख सकता हूँ, वो होगा डी एल वन एक्स हैट
प्लस dl2 x हैट y हैट प्लस dl3 z हैट। और मैं अपने एरिया एलिमेंट को लिख सकता हूँ, देखें जो मेरा एरिया एलिमेंट होगा x में वो बन जाएगा dl2 टाइम्स dl3 x हैट। dl day बन जाएगा मेरे पास dl1 टाइम्स dl3 y हैट, और daz बन जाएगा मेरे पास dl1 टाइम्स dl2 z हैट। इसमें देखिए मेरे पास जो एरिया एलिमेंट है उसमें अगर मैं एक इन जनरल डी ए आई देखूं, आई जिसमें एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, तो डी ए आई जो है वो बराबर है डी एल जे, यानी उसके अलावा वाले जो दो एलिमेंट्स हों डी एल के, यानी जे और के आई नहीं हो सकते, आई के अलावा वाले दो एलिमेंट, टाइम्स हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होगा वो कोई भी यूनिट वेक्टर हो सकता है एन हैट आई, यानी आई डायरेक्शन में एन हैट वाला यूनिट वेक्टर होता है। तो इन जनरल मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अभी ये समझ नहीं भी आया, इसकी जरूरत नहीं है, ये बाद में हमारे पास आएगा, इसलिए मैं अभी से इसकी फोरसाइट दे रहा हूँ आप लोगों को। पर मैं डी टॉ को फिर लिख सकता हूँ इन जनरल कैसे, वो होगा dl1 dl2 टाइम्स dl3। इस तरीके से मैं अपने डी टॉ को फिर लिख सकता हूँ। तो इस तरह लिखना हमारे लिए बाद में यूजफुल होगा, पर मैं अभी बस नोटेशनल चेंज करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से हम अपनी नोटेशन में चेंज ला सकते हैं। अब हम अपने इंटेग्रल्स की तरफ आ सकते हैं, तो चलें अब हम अपने इंटेग्रल्स की तरफ आते हैं। हाँ जी, तो वेक्टर फील्ड्स पर इंटेग्रल्स किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं। तो इंटेग्रल ऑपरेशंस ऑन वेक्टर फील्ड्स। तो हमारे पास तीन किस्म के इंटेग्रल ऑपरेशंस होते हैं। एक हमारे पास होता है लाइन इंटेग्रल, एक हमारे पास होता है एरिया इंटेग्रल या सरफेस इंटेग्रल भी कहते हैं, और उसको फ्लक्स इंटेग्रल भी कहते हैं, फ्लक्स इंटेग्रल। तो ये इसके तीनों नाम होते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास होता है वॉल्यूम इंटेग्रल। तो ये तीनों इंटेग्रल्स हम स्टडी करेंगे। तो चलें अब हम पहले इंटेग्रल की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला इंटेग्रल जो है वो क्या है, वो है हमारे पास लाइन इंटेग्रल। तो लेट्स स्टार्ट विद द विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लाइन इंटेग्रल, या विजुअल इंटरप्रिटेशन तो नहीं, इंटरप्रिटेशन तो देखने के बाद होती है, आ, जो भी कहना चाहें इसको। तो लेट्स से कि हमारे पास, अगर हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं और इसमें हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है v, ठीक है, v ऑफ एक्स वाई z, हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है, और ये वेक्टर फील्ड मैंने आपको पता है पूरी स्पेस में ये वेक्टर फील्ड हमारे पास फैली हुई होगी। तो लेट्स से ये वेक्टर फील्ड पूरी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वेक्टर फील्ड के बहुत सारे वेक्टर्स पूरी स्पेस के अंदर, और इस वेक्टर फील्ड के अंदर मैं एक कर्व पे ट्रेवल करता हूँ इस वेक्टर फील्ड के अंदर। लेट्स से सी जो है वो कर्व है जिसके ऊपर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं इस वेक्टर फील्ड के ऊपर ट्रेवल कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ, लेट मी प्लॉट इट, कि मैं ये देखता हूँ, कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, अच्छा हो गया। तो मैं ये देखता हूँ कि जो मेरा छोटा एलिमेंट है एक डी एल, और जो वेक्टर फील्ड के एलिमेंट्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट मैं देखता हूँ। यानी फर्ज करें मेरे पास यहाँ भी डी एल है, यहाँ भी डी एल बनेगा, यहाँ भी मेरे पास कोई लेंथ एलिमेंट होगा डी एल, और लेट्स से कि इधर जो मेरे पास वेक्टर फील्ड है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो हमारे पास इस वेक्टर फील्ड, ये मेरे पास ग्रीन में मेरे पास वेक्टर फील्ड है v, और इधर मेरे पास रेड में एक लेंथ एलिमेंट है dl, और इनके दरमियान लेट्स से कोई एंगल होगा थीटा। तो भैया हम एंगल थीटा में तो खैर हम इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही हमारा कोई काम होगा, मतलब बट क्या होगा कि इधर मेरे पास क्या होगा, v किसी एक पॉइंट पर v, और जो मेरा लेंथ एलिमेंट है dl, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा v डॉट dl। और अगर मैं अपनी कर्व को पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूं और पॉइंट बी पर जाके मेरी कर्व खत्म होती है,
और मैं हर पॉइंट से स्टार्ट करते करते अपने छोटे छोटे वेक्टर्स, जो मेरे लेंथ एलिमेंट के वेक्टर्स हैं, डी एल मेरे वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स का, और जैसे जैसे मेरे ये पॉइंट टच करते जाते हैं उस वेक्टर फील्ड को, तो उसी पॉइंट पर उस वेक्टर फील्ड के जो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेता आता हूँ, और उन सारे डॉट प्रोडक्ट्स को फिर मैं सम कर देता हूँ। तो v डॉट डी एल, ये जितने भी डॉट प्रोडक्ट्स हैं उनका मैं सम कर देता हूँ। और आप लोगों को अब तक पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन जो होती है ये कॉन्टिन्यूअस सम होता है, क्योंकि मेरे वेक्टर के एलिमेंट्स बहुत स्मॉल हैं, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हैं। तो इस पूरी कर्व के ऊपर मैं सारे लेंथ एलिमेंट्स का उस पॉइंट के ऊपर उसके जो वेक्टर फील्ड के वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता आता हूँ, जो जो वेक्टर इसको टच करता है, और फिर उन सबको ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट कर देता हूँ, जितने भी मेरे पास लेंथ एलिमेंट और वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसको कहते हैं हम लाइन इंटेग्रल। ठीक है, तो ये होता है लाइन इंटेग्रल, और ये एक डिफाइंड क्वांटिटी है, पर ये इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। तो लाइन इंटेग्रल एक एवरेज सेंस में हमें बताता है कि हमारी कर्व के रास्ते में कितने वेक्टर्स आते हैं, और कितने हमारे ही कर्व के डायरेक्शन में वो वेक्टर फील्ड के वेक्टर्स रहते हैं। यानी हमारी कर्व और वेक्टर फील्ड की कितनी दोस्ती है, कुछ इस तरीके की ऑन एवरेज चीज बताता है लाइन इंटेग्रल। पर असल में तो ये अपनी वेक्टर अपने फॉर्मूला से ही डिफाइंड है, और इसका फॉर्मूला ये है। इंट्यूशन आप लोग बिल्ड करते रहेंगे, पर मैंने भी कोशिश की कि आप लोगों की इंट्यूशन बिल्ड करवा दूं मैथमेटिकली। तो v डॉट डी एल का इंटेग्रल ही होता है, पर फिजिकली ये बताता है ये क्या कर रहा होता है। ये इंटेग्रल, ये सम हो रहे हैं हमारे जो छोटे छोटे लाइन एलिमेंट्स हैं उनके डॉट प्रोडक्ट्स उस वेक्टर्स के साथ, उस वेक्टर फील्ड के, जो जो हमारी कर्व के रास्ते में आते जाते हैं। तो ये हमें लाइन इंटेग्रल बताता है। अब लाइन इंटेग्रल की एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो हमारे पास एक एग्जांपल आ जाएगी। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द लाइन इंटेग्रल, और हम ये 2 डायमेंशंस में करेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशन से भी कर सकते हैं, बड़े आराम से इसको जनरलाइज कर सकते हैं, उसकी भी हम एग्जांपल अगले लेक्चर में देखेंगे। पर लेट्स डू इट टुडे इन 2 डायमेंशन। तो हमारे पास एक एग्जांपल है लाइन इंटेग्रल की, जो हमारे पास एक एग्जांपल आती है, वो मैं ये एग्जांपल लाया हूँ कि हमें एक वेक्टर फील्ड गिवन है। लेट्स से हमारे पास जो वेक्टर फील्ड है v ऑफ एक्स वाई, जो हमारी वेक्टर फील्ड है, वो है हमारे पास, उसका फॉर्म दी हुई है वाई स्क्वेयर एक्स हैट प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 वाई हैट। ये हमारी वेक्टर फील्ड है, और आपको पता है कि ये वेक्टर फील्ड के वेक्टर्स हैं जो कि पूरे 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर फैले हुए हैं। तो मैं ये वेक्टर फील्ड तो नहीं ड्रॉ करूंगा, बट हमें कहा गया है कि कंप्यूट द लाइन इंटेग्रल ऑफ वी एक्स वाई, ये जो हमें वेक्टर फील्ड दी हुई है इसका लाइन इंटेग्रल कंप्यूट करें ऑन दी गिवन पाथ्स, जो पाथ्स हमें दिए हुए हैं उनके ऊपर। तो हमें पाथ्स क्या दिए हुए हैं, वो हमें ये डायग्राम बना कर दी हुई है इस एग्जांपल के अंदर। और डायग्राम कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ये 1 है, ये 2 है, और हमारा पहला, और इधर भी एक्स एक्सिस पर भी ये x है, ये y है, एक्स एक्सिस पर भी ये 1 है, ये 2 है, ये हमारा ओरिजिन है। और जो हमें पहला पाथ दिया हुआ है, लेट मी ड्रॉ द पाथ इन येलो, जो हमें पहला पाथ दिया हुआ है वो ये है। ठीक है, हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, पहला पाथ हमारा जा रहा है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ए है और बी है, तो ये हमारा पहला पाथ है, इसको हमने पाथ 1 कहा हुआ है, कि यूं करके हम जा रहे हैं। यानी पहले हम एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हैं, फिर वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए। और इसको हमने क्या कहा हुआ है, येलो में हमारा पाथ 1 है। पर देखें पाथ 1 खुद 2 पैथ से मिलकर बना हुआ है, ए से पहले 1 से एक्स इक्वल्स 1 से एक्स इक्वल्स 2 तक, और फिर हम वाई एक्सिस में ट्रेवल करते हैं y इक्वल्स 1 से y इक्वल्स 2 तक। और उन्होंने हमें जो दूसरा पैथ दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, लेट मी ड्रॉ द सेकंड पैथ इन ग्रीन। तो जो ग्रीन में उन्होंने पाथ दिया हुआ है वो बिल्कुल एक ही पाथ है, जो फिर इसी पॉइंट तक आता है, इसको हमने पाथ 2 कहा हुआ है। तो हमारा जो पाथ 2 है वो क्या है, ए से लेकर बी तक हम ट्रेवल कर रहे हैं, बट इन ए ट्रायंगुलर सेंस।
और इन पाथ्स पर हम चलते कैसे हैं? तो येलो पाथ पर हम इस तरह चल रहे हैं, पहले ए से यहाँ तक, पहले ए से चलते हैं फिर बी पर वाई एक्सिस में चलते हैं। और ग्रीन पाथ में हमारा जो सेकंड पाथ है उसमें हम सीधा ही ए से लेकर बी तक जा रहे हैं। तो अब हम कैसे ये लाइन इंटेग्रल कंप्यूट करेंगे? तो पहले तो हम पाथ वन पर ये लाइन इंटेग्रल कंप्यूट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद पाथ वन। स्टार्ट विद पाथ वन। तो पाथ वन पर हमारे पास दो बार ये लाइन इंटेग्रल कंप्यूट होगा। तो पाथ वन का पहला पार्ट है वन। तो वन पर देखें क्या हो रहा है हमारे पास। तो पाथ वन पर हमारे पास क्या है? dx है, और x कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है? देखें x हमारा जा रहा है वन से लेकर टू तक। तो dx हमारा जा रहा है वन से लेकर टू तक। तो ये x इक्वल्स वन से x इक्वल्स टू तक जा रहा है। और इस पूरे पाथ में हमारे पास dy कितना है? जीरो के बराबर है। तो इस पूरे पाथ के अंदर हमारे पास जो y एक्सिस में चेंज आ रहा है वो कुछ भी नहीं है। तो dy हमारा जीरो के बराबर है। अब हमारे पास जो वेक्टर फील्ड है, पर इस पूरे के अंदर y है भी कांस्टेंट। dy तो जीरो के बराबर है, पर y खुद किस चीज के बराबर है? देखिए हम y इक्वल्स वन पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो y खुद वन के बराबर है। तो हमारे पाथ की प्रॉपर्टीज है कि dy जीरो है, खुद y वन के बराबर है, और x में हम ट्रेवल कर रहे हैं पाथ वन से टू तक। तो ये हमारे इस पाथ की प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पाथ को देखने से ही पता चल रही हैं। ये हमारा पॉइंट टू है, ये हमारा पॉइंट वन है। ठीक है, तो पाथ वन के पार्ट वन में हमें ये पता चल रहा है, हमने जाना ए से बी तक है। और पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए जो है वो है वन वन, और जाना हमने पॉइंट बी पर है। पॉइंट बी क्या है? टू टू, जो कि हमें डायग्राम से नजर आ रहा है। वन वन से हमने टू टू तक जाना है। पॉइंट बी जो है वो है टू टू। तो इसमें हमने पाथ वन जो है उसमें हमने क्या किया हुआ है? उसमें हमारा जो पाथ वन है उसके पहले पार्ट में हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? हम वन वन से पहले हम मूव करेंगे टू वन तक, क्योंकि हमारे पास x एक्सिस कांस्टेंट है। पहले हम वन वन से टू वन पॉइंट तक मूव करेंगे, और फिर हम टू वन पॉइंट से जाएंगे टू टू पॉइंट तक। तो ये हम कर रहे हैं पहले पार्ट के अंदर। तो इसको हम कंप्यूट कैसे कर सकते हैं? इसको हम इस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। तो हम अगेन बाय डेफिनेशन अपना लाइन इंटीग्रल कंप्यूट करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ द लाइन इंटीग्रल किस तरह होगा? फ्रॉम ए टू बी हमने कंप्यूट करना है v डॉट डी एल। तो v डॉट डी एल में हमारे पास क्या है? हमारे पास v किस चीज के बराबर है? v है हमारे पास वाई स्क्वेयर एक्स हैट, जो कि गिवन डेटा में दिया हुआ है टू एक्स, और y प्लस वन वाई हैट, ये हमें दिया हुआ है हमारा v। और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट किस चीज के साथ लेना है? हमारे लेंथ एलिमेंट के साथ, जो कि होता है डी एक्स एक्स हैट प्लस डी वाई वाई हैट। और डी जी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि हम टू डायमेंशन में काम कर रहे हैं। अब देखें डी वाई और साथ इंटेग्रल भी हमारे पास आएगा। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी हमारे पास इंटेग्रल भी आता है। तो देखिए हमारे पास इधर क्या सीन है? इधर हमारे पास ये सीन है कि डी वाई तो जीरो है, ठीक है, और सिर्फ डी एक्स चेंज हो रहा है। और इधर हमारे पास क्या आएगा फिर इधर हमारे पास सिर्फ आ जाएगा फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पर हमारे पास आएगा वाई स्क्वेयर एक्स हैट प्लस टू एक्स वाई प्लस वन, और हमारे पास आ जाएगा डी एक्स एक्स हैट। ठीक है, क्योंकि डी वाई वाला पूरी चीज हमारे पास जीरो हो गई है। अब देखें जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को कंप्यूट करेंगे तो एक्स हैट और एक्स हैट का डॉट प्रोडक्ट वन हो जाएगा, और ये वाई हैट डॉट एक्स हैट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई हैट डॉट एक्स हैट जीरो होता है बाय डेफिनेशन। ये बिल्कुल जे हैट टाइम्स आई हैट की बात है। जब भी दो डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो ये ए से लेकर बी तक हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वेयर डी एक्स और एक्स हैट डॉट एक्स हैट, जो कि बस वन के बराबर है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम ए टू बी वाई स्क्वेयर
डी एक्स। ठीक हो गया। और x चेंज हो रहा है सिर्फ, तो इस बात में हमारे पास सिर्फ x चेंज हो रहा है, तो x गोज फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2, तो हमारी लिमिट्स जो होंगी वो 1 से 2 तक जाएंगी। और y किस चीज के बराबर है, इस पूरे बात में 1 के बराबर है, तो y की जगह हम 1 स्क्वायर dx पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सिर्फ dx का इंटेग्रल आ जाएगा फ्रॉम 1 टू 2, और ये होगा x का इंटेग्रल फ्रॉम 1 टू 2, जो कि होगा 2 माइनस 1 के बराबर। आई होप अब आप लोगों को इंटेग्रल्स तो कंप्यूट करने आते ही होंगे। तो ये हमारे पास 2 माइनस 1 1 के बराबर हो जाएगा हमारा पहला इंटेग्रल। अब हम, ये हमने सिर्फ पार्ट 1 कंप्यूट किया है, ठीक है ना, अभी हमने सिर्फ पार्ट 1 कंप्यूट किया है। तो अब चले हम पार्ट इसका 2 भी कंप्यूट करते हैं। तो पार्ट 2 हम इसका किस तरीके से कंप्यूट करेंगे। अभी हमने पार्ट 1 कंप्यूट किया है, नाउ लेट अस कंप्यूट पार्ट 2, और पार्ट 2 भी मैं इधर कंप्यूट कर देता हूँ। पार्ट 2 की कम से कम प्रॉपर्टीज में इधर लिख देता हूँ। तो पार्ट 2 की हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज है, पार्ट 2 में हमारे पास x जो है वो 2 के बराबर है, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं पर x डायरेक्शन में हम नहीं मूव कर रहे, तो x कॉन्स्टेंटली इधर 2 के बराबर है जब हम ऊपर जा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हमारे पास x जो है इसमें 2 के बराबर है, और हमारे पास क्या है, y इसमें चेंज हो रहा है, y 1 से 2 तक जा रहा है, हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं इसके पार्ट 2 में, तो y चेंजेस फ्रॉम 1 टू 2, ठीक है ना। तो y 1 से लेकर 2 तक चेंज हो रहा है, और हमारे पास क्या है इधर, हमारे पास इसका मतलब है कि dx हमारे पास 0 है, और dy y 1 से 2 तक चेंज हो रहा है, यानी dy हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, इसके ऊपर हमारी इंटीग्रेशन होगी। अगेन वही, हम बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे इसके लिए भी। अब हमें ये सब पता चल चुका है, हम अगेन वही वेक्टर फील्ड है हमारी फ्रॉम ए टू बी, हमारी जो वेक्टर फील्ड है वो है वाई स्क्वेयर एक्स हैट प्लस 2x वाई प्लस 1, एंड देन वी विल गेट वाई हैट। तो ये हो जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम्स डी एक्स एक्स हैट, क्योंकि हम ये अब वही इंटेग्रल कंप्यूट कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी वी डॉट डी एल का। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा डी एक्स एक्स हैट प्लस डी वाई वाई हैट हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास आ गया। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास डी एक्स 0 के बराबर है, और हमारे पास डी वाई कुछ है। तो अब हमारे पास ये क्या बनेगा, फ्रॉम ए टू बी हम जाएंगे, और हमारे पास यहाँ बन जाएगा, अब अगेन हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर एक्स हैट प्लस 2x वाई प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, टाइम्स डी वाई वाई हैट हो जाएगा इधर हमारे पास। अब वाई हैट जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अब एक्स हैट डॉट वाई हैट इधर आएगा, तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, और ये टर्म में हमारे पास वाई हैट डॉट वाई हैट आएगा जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम ए टू बी 2x वाई प्लस 1 डी वाई। अब क्योंकि हमारे y पर पूरी इंटीग्रेशन है, तो हम इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स डालेंगे a से b तक जो हो जाएंगी, y इक्वल्स 1 से y इक्वल्स 2 तक हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएंगी। और इधर एक और चीज भी गौर करने वाली है कि हमारे पास x जो है वो 2 के बराबर है, तो अगर हमारा x जो है वो 2 के बराबर है तो इधर हम 2 पुट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 इंटू 2, और हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 एज y गोज फ्रॉम 1 टू 2, इधर हमारे पास हो जाएगा डी वाई। तो 4 इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, 1 टू 2 y प्लस 1, ये हमारा आम इंटेग्रल बन गया है। एंड आई होप कि अभी तक आप लोगों को इंटेग्रल्स कंप्यूट करने आते होंगे। तो ये हो जाएगा 4, एंड देन दिस विल गिव अस y स्क्वेयर ओवर 2 प्लस y का इंटेग्रल फ्रॉम 1 टू 2, फ्रॉम 1 टू 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 4, इधर हम अगर देखें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वेयर ओवर 2 प्लस 2, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे माइनस, एंड देन वी विल गेट 1 स्क्वेयर ओवर 2 प्लस 1। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू
4/2, अगेन आई एम सिंप्लीफाइंग, 2 स्क्वायर 1 हो जाएगा, +2 माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, मैंने जब वैल्यूज पुट कर दी, इनकी लिमिट्स अंदर पुट कर दी, तो ये हो जाएगा 4, देन आई विल गेट 2 + 2 माइनस, एंड देन ये कितना हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, दिस विल बी -3/2, बिकॉज 1/2 + 1 इक्वल्स 1 + 2/2 इक्वल्स 3/2। ओके, आई होप ये सिंपल कॉम्पिटिशन आप लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4, देन 4 माइनस 3/2, विच विल गिव अस 4 इंटू, देन दिस विल गिव अस 8, एलसीएम लेने के बाद 8 माइनस 3/2, which will be 4 into 5/2, and then what will this give us? This will cancel, 2 will cancel from the 2, and we will get यहाँ पर 1 हो जाएगा, एंड वी विल गेट 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। तो इन इन टोटल हमारे पूरे पाथ का जो आंसर आएगा वो कितना आया है, ये मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। तो हमारे पास पाथ 1 में, जो हमारा पाथ 1 था, उसमें हमारे दो इंटेग्रल्स थे, एक इंटेग्रल पार्ट 1 का था और एक इंटेग्रल 2 था। ठीक है, तो इन दोनों इंटेग्रल्स का जो टोटल लाइन इंटेग्रल बनेगा, तो फिर हमारे पास जो टोटल फ्रॉम ए टू बी जो आंसर आएगा v डॉट डी एल का, वो क्या आंसर होगा, और ए टू बी क्या थे हमारे पास, यानी फ्रॉम 1 1 टू 2 2 जो टोटल इंटेग्रल बनेगा v डॉट डी एल, वो हमने ब्रेक करके सॉल्व किया था। ये पहले हमने ट्रेवल किया था फ्रॉम 1 1 टू 1 2 v डॉट डी एल, और फिर हमने ट्रेवल किया था फ्रॉम 1 2 टू 2 2। ठीक है, वाई एक्सिस में दूसरी बार ट्रेवल किया था। पहले इंटीग्रल का हमारे पास अभी आंसर आया था 1, जो कि ऊपर खड़ा हुआ है, और दूसरे इंटीग्रल का मैंने आप लोगों के सामने निकाला था, जो कि आया था 10, और इन टोटल हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11। तो ये हमारे पास इन टोटल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे टोटल इंटीग्रल का आंसर है। अब हमने क्या करना है, यही आंसर हमने पाथ 2 से भी कैलकुलेट करना है। तो मैं वो डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, और अब हम पाथ 2 से चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि ये 1 था, ये 2 था, हम येलो पाथ में भी, यहाँ पर भी 1 था 2 था, हमने पहले येलो पाथ में ट्रेवल किया था, इस तरीके से ये हमारा पाथ 1 था, और पाथ 1 से जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है फ्रॉम 1 1 टू 2 2, टोटल जो हमारा आंसर आया है v डॉट डी एल का, वो क्या आया है, हमारे पास 11 आंसर आया है। अब हम इस ग्रीन पाथ के अंदर ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अब हम इस ग्रीन पाथ में ट्रेवल करेंगे, और इस ग्रीन पाथ में हम कैसे ट्रेवल करेंगे, फ्रॉम 1 1 टू 2 2 हम डायरेक्टली ट्रेवल करेंगे इस ग्रीन पाथ के अंदर। तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम ये देख सकते हैं कि इस पाथ के अंदर y जो है वो x का फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे पाथ्स में हमें क्या करना होगा, दोनों को एक दूसरे का किसी तरह फंक्शन बनाना होगा, तभी जाके हमारा काम आसान होगा, हम ये इंटीग्रल्स कंप्यूट कर पाएंगे। तो ऐसे पाथ्स में जो पास बीच में हो, एक्स और वाई के बीच में हो, ना कि ऐसे हो कि पहले एक्स कांस्टेंट हो फिर वाई कांस्टेंट हो, तो ऐसे पाथ्स को जब हम कंप्यूट करते हैं, तो इसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने सारे कोऑर्डिनेट्स को किसी एक कोऑर्डिनेट का फंक्शन बना दें। तो इसमें हम बड़े आराम से वाई को एक्स का फंक्शन बना सकते हैं। हम इस लाइन को देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइंस की आमतौर पे इक्वेशन होती है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। तो अब मैं सारा कुछ, क्योंकि हम अब जब इंटीग्रल कंप्यूट करेंगे तब करूंगा, तो इसमें हमारे पास y इज अ फंक्शन ऑफ x आ सकता है, एम एक्स प्लस सी, इसकी हम इक्वेशन बना सकते हैं। m क्या होगा इसमें, जो इस लाइन की स्लोप है वो आप लोगों को पता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इस तरीके से स्लोप कंप्यूट करते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगी 2 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1, जो कि 1 होगी इसकी स्लोप। और
ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर टच करता है, ये इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है, अगर मैं पीछे की तरफ जाऊं तो इसका एक्स इंटरसेप्ट जीरो है, सॉरी वाई इंटरसेप्ट जो है जीरो है, इसमें सी हमारे पास, इसका मतलब जीरो आएगा। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है, ये हमारे पास लाइन है y इक्वल्स एक्स लाइन है ये हमारे पास, ठीक है। तो ये देखने से भी नजर आ रही है कि ये लाइन हुई थी y इक्वल्स एक्स थी, पर सेफ तरीके से हम इसको कंप्यूट करना चाहिए आमतौर पर। तो ये हमारे पास y इक्वल्स एक्स लाइन आ गई है। तो इस पाथ के ऊपर हमारे पास यानी कि dy, अगर हम यहीं से देखें फ्रॉम देयर, अगर हम देखें तो हमारे पास dy dx के बराबर है। तो नाउ अब हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन आ गई है इस इंटीग्रल को कंप्यूट करने की। तो इस इंटीग्रल को अब हम पार्ट टू में, पाथ टू से इंटीग्रल कंप्यूट करने जा रहे हैं। तो पाथ टू में हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, पाथ टू में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं कि dy dx के बराबर है, y जो है वो बराबर है x के, और हम अब ट्रेवल करेंगे x को, अब हम चेंज देखेंगे, x का चेंज देखेंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक, x चेंज हो रहा है 1 से लेकर 2 तक, और y का चेंज भी x पर डिपेंडेंट है, y भी 1 से लेकर 2 तक चेंज हो रहा है, पर हम देखेंगे हमें y के चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पूरे उसमें। अगेन अब हम अपना फॉर्मूला यूज करते हुए, जो कि लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला है हमारे पास, लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करते हुए इस इंटीग्रल को कंप्यूट करेंगे। तो यूजिंग द फॉर्मूला फॉर लाइन इंटीग्रल हम a से b तक जाएंगे, v डॉट dl यूज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास अगेन v हमें दिया हुआ था, वो क्या था, y स्क्वेयर एक्स हैट प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 वाई हैट, ये वेक्टर फील्ड हमें गिवन थी। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे लेंथ एलिमेंट के साथ, जो कि होता है डी एक्स एक्स हैट प्लस डी वाई वाई हैट, ठीक है। तो अब अगर हम ये कंप्यूट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर डी एक्स एक्स हैट डॉट एक्स हैट, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जीरो आएगा, तो इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह डी वाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा, पर डी वाई वाला फैक्टर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वन आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 डी वाई वाई है, और साथ साथ हमारे एक इंटेग्रल भी आ रहा है फ्रॉम a टू b। अब हमें पता है कि y जो है वो बराबर है x के, और dy जो है वो बराबर है dx के, तो क्यों ना हम यहाँ पुट कर दें dx, और जहां जहां y है वहां वहां हम x पुट करते जाएं, और इनके जब डॉट प्रोडक्ट्स कंप्यूट करेंगे तो ये वाला भी 1 हो जाएगा और ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा इन दी एंड, ये जाएगा फ्रॉम a टू b एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 2x इंटू x प्लस 1 dx। लुक हाउ सिंपल इट इज। अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो चीज हमारे पास आएगी वो हमारे पास आएगी फ्रॉम a टू b, हमारे पास आएगा, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 2x अगेन डी एक्स, हमारे पास इसके साथ भी आएगा। तो अगर मैं अब डी एक्स कॉमन ले लूं, अभी हमारा पूरा इंटीग्रल x के अंदर बन गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वेयर, ये वाला 2x स्क्वेयर से ऐड हो जाएगा प्लस 2x, और हमारे पास आ जाएगा dx। अब ये इंटीग्रल जा रहा है फ्रॉम x इक्वल्स 1 टू x इक्वल्स 2, तो y डिपेंडेंसी हमने खत्म कर दी है बाय पुटिंग इन dx इक्वल्स dy एंड x इक्वल्स y। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, अगेन इंटीग्रल कंप्यूट करेंगे 3x स्क्वेयर ओवर 3 प्लस 2x स्क्वेयर ओवर 2 एज x गोज फ्रॉम 1 टू 2। ये मैंने इंटीग्रल कंप्यूट किया, वही पावर रूल लगाया इस पर भी और इस पर भी। तो ये हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हुआ और 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर 1 टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 क्यूब्ड प्लस 2 स्क्वेयर माइनस 1 क्यूब्ड प्लस 1 स्क्वेयर आ जाएगा आफ्टर पुटिंग इन द वैल्यूज। तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 1।
तो यहाँ पर हमारे पास इन दी एंड क्या आएगा, तो 8 + 4 - 2 दिस विल बी इक्वल टू 10। तो हमारे पास पाथ 2 से जो इंटेग्रल आया है फ्रॉम पाथ 2, वो हमारे पास आया है 10 के बराबर। तो इससे हमें पता चलता है कि इससे हमें पता क्या चलता है। अब हम अपनी एग्जांपल पर वापस आते हैं, तो वी सी दैट, तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि पाथ 2 से जो हमारे पास इंटेग्रल आया है फ्रॉम पाथ 2, एज वी गो फ्रॉम 1 1 टू 2 2 यूजिंग पाथ 2, वो हमारे पास v डॉट डी एल का जो इंटेग्रल है वो 10 के बराबर आया है। तो यहाँ से हम एक जनरल बात भी पता चलती है, इन जनरल अगर हम a से लेकर b तक जाएं, यानी सेम पॉइंट से सेम पॉइंट तक जाएं, v डॉट डी एल का जो लाइन इंटेग्रल होता है, बट यहाँ पर हमारे पास पाथ, एक पाथ चूज करें, वो बराबर नहीं होता अगेन इफ वी गो फ्रॉम द सेम पॉइंट टू द सेम टू अनदर पॉइंट, बट फ्रॉम अ डिफरेंट पाथ फ्रॉम पाथ 2, इट इज नॉट इक्वल टू v डॉट डी एल। तो ये एक यहाँ से हमें एक जनरल बात भी पता चलती है कि हम सेम पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएं, बट हम अपना पाथ चेंज कर दें बट पॉइंट सेम रखें, तो लाइन इंटेग्रल इन जनरल वेक्टर फील्ड्स का सेम नहीं आता। एक स्पेशल केस में सेम आता है जिसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक और चीज भी हम देख सकते हैं, अगर मैं अब बाकी सब क्लियर करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई कहे हम क्लोज्ड लूप इंटेग्रल्स अब डिफाइन करते हैं, तो लेट्स से अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास वेक्टर फील्ड्स हो, तो अब मैं क्लोज्ड लूप इंटेग्रल्स के बारे में बात करता हूं। तो क्लोज्ड लूप इंटेग्रल, ठीक है। तो अगर मैं क्लोज्ड लूप इंटेग्रल्स देखूं, क्लोज्ड लूप इंटेग्रल का मतलब होता है, लेट्स से आपने जो कर्व लिया है वो क्लोज्ड है, तो इफ वी हैव अ क्लोज्ड कर्व सी, तो इस क्लोज्ड कर्व के ऊपर अगर हमारे पास अगेन वेक्टर फील्ड है, कोई इस तरह से रैंडम कोई वेक्टर फील्ड है, और हम इस क्लोज्ड कर्व के ऊपर अब अपना वो देखें, इंटेग्रल देखें ओवर सी, तो इसमें हम इंटेग्रल के ऊपर इस तरीके से गोल सा एक दायरा बना देते हैं, और अगेन v डॉट डी एल को, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड लूप इंटेग्रल, ठीक है। तो इसकी भी हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, इसकी हम एग्जांपल बड़े आराम से हम इसकी एक एग्जांपल देख सकते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल की थी, वी टेक द सेम एग्जांपल, टेक द एग्जांपल जो हमने की थी, उसमें हमारे पास एक वेक्टर फील्ड थी v ऑफ एक्स वाई, और उसमें हमने क्लोज लूप इंटीग्रल अब कंप्यूट करते हैं, और एक्स v ऑफ एक्स वाई क्या था, वो था वाई स्क्वेयर एक्स हैट प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 वाई हैट। ये हमारे पास हमारा इंटीग्रल था, और हमने क्या करना था, हमने ये हमारे पास पॉइंट 1 था, ये 2 था, अगेन ये 1 था, ये 2 था, हमने इस पाथ के ऊपर ट्रेवल करना था। अब मैं इसको क्लोज्ड पाथ बना देता हूँ, यानी मैं यहाँ से पहले मैं x इक्वल्स 1 से 1 1 से जाता हूँ 1 2 तक, फिर मैं 1 2 से जाता हूँ 2 2 तक, फिर मैं इस लाइन के ऊपर बैठकर वापस आ जाता हूँ 1 1 तक। तो ये मेरे पास एक क्लोज्ड कर्व C बन गई है, जो कि मुख्तलिफ कर्व्स का हिस्सा है, जो कि C1 C2 और C3 है हमारे पास, ठीक है। पर ये देखें अगेन, अब जो क्लोज्ड लूप इंटीग्रल होगा वो किस चीज के बराबर होगा, क्लोज लूप इंटीग्रल मेरा v डॉट डी एल जो होगा वो मेरे पास बराबर होगा C1 v डॉट डी एल प्लस C2 v डॉट डी एल प्लस C3 v डॉट डी एल, यानी इन तीनों कर्व्स पर हम मूव करेंगे तो हमारे पास जो आएगा। पर ये C1 और C2 के ऊपर मूव करके तो हमने पहले भी देखा हुआ था, ये हमारा अगेन वही पाथ 1 है, ठीक है। तो इसका तो आंसर हमने पहले ऊपर कंप्यूट किया है, जो कि हमारे पास 10 आया था,
क्योंकि हमने पहले देखा था, हम यहाँ से अगर हम, ये हमारा वो येलो पाथ था कि अगर हम 1 1 से 1 2 तक चलें, फिर 1 2 से 2 2 तक जाएं, तो हमारे पास जो आंसर आता था वो हमारे पास 10, बल्कि नहीं, इनफैक्ट हमारा आंसर 11 आया था। तो इसका आंसर, ये हमारा वो येलो कर्व था जिसका आंसर हमारे पास 11 आया था। और ये जो C3 है, पहले हमने क्या किया था, हम जो हमारा ग्रीन पाथ था वो हमारे पास ऊपर की तरफ था, हम 1 1 से 2 2 तक गए थे, पर C3 में हम 2 2 से 1 1 तक आ रहे हैं। तो इट्स एक्चुअली द सेम थिंग, बट हम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो आप लोगों को मैं कहूंगा कि ये कंप्यूट भी करके देख लें। हमारे पास इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं, वो पहले हम 1 से 2 तक गए थे, अब हम 2 से 1 तक आएंगे। तो आप लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से पता है कि जब हम लिमिट्स इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आता है। तो वही आंसर आएगा, पहले वो +10 आया था, अब बस उसकी जगह हमारे पास आंसर -10 आएगा, तो 11 -10 हो जाएगा। और जो क्लोज लूप इंटीग्रल है उसका हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो एग्जांपल मैंने किए बगैर ही सॉल्व कर दिया, पर आप लोगों व्यूअर्स को मैं कहूंगा वही सेम प्रोसीजर फॉलो करें। बस अब इंटीग्रल की जो लिमिट्स होंगी वो 2 से 1 तक आ जाएंगी, और फिर उसको उसी तरीके से कंप्यूट कर लें तो एक अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो ये था हमारे पास लाइन इंटीग्रल। आई होप कि आप लोगों को लाइन इंटीग्रल समझ आया होगा। मुझे लगता है मुझे एरिया इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी गेटिंग लॉन्ग, और मैं चाहता हूँ कि 40 मिनट या 50 मिनट से लंबी मेरी एक वीडियो ना हो। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।